नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य उपल, इस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शख्सियत के इस कार्यक्रम में हम अपने हर एपिसोड में आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक नई शख्सियत से। इस एपिसोड में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर शालिनी मोहन जी से। ये कानपुर मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अपने कॉलेज टाइम से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं। MBBS, MS और DNB ऑप्थेल्मोलॉजी में करने के बाद आज एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में। कॉर्निया ट्रांसप्लांट में इनका स्पेशलाइजेशन है। जो टेक्निक इन्होंने यहाँ पर डेवलप की है वो उत्तर भारत में पहली बार किसी डॉक्टर ने किया है। उनका ये कार्य, जबकि वो एक कॉर्निया लेकर 2 से 3 पेशेंट में उनका ट्रांसप्लांटेशन कर पाते हैं, ये टेक्निक पहली बार कानपुर मेडिकल कॉलेज में सफल हो पाई। तो आइए उनसे मिलते हैं कि वो किस तरीके से आज दिन रात एक करके अपने पेशेंट्स की सेवा में लगी हुई हैं। सुबह शाम अपनी जान हथेली पर रखकर उनके साथ काम कर रही हैं। हम ऐसे सभी हेल्थ वर्कर्स को सैल्यूट करते हैं, उनके प्रति सम्मान जाहिर करते हैं। समाज में चंद लोग ऐसे भी हैं जो आज इन हेल्थ वर्कर्स के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम शख्सियत के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सब की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और हम समाज से ये आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना ही चाहिए। डॉक्टर शालिनी मोहन जी, जिनसे आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनके नाम बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं। अगर हम आपके साथ में गिनती करना शुरू करें तो आज का ये पूरा एपिसोड उनके सम्मानों की गिनती करने में ही निकल जाएगा, लेकिन फिर भी उनके कुछ सम्मान आपको बताना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शालिनी मोहन जी को अभी इस साल FLO अवार्ड्स UP फॉर विमेंस अचीवर हेल्थ केयर सेक्टर में दिया गया है। उनसे उनको सम्मानित किया गया है। कानपुर रत्न अवार्ड 2019 उनके नाम है। मातृशक्ति सम्मान 2018 भी उनके नाम है। नारी शक्ति अवार्ड 2017 से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा सेवा रत्न सम्मान और जाने कितने सम्मान उनको दिए जा चुके हैं। तो आइए आज उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमें अपने आंखों की सुरक्षा करनी है। इस कोविड संक्रमण काल में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या कोविड को लेकर के, आंखों को लेकर के भी कोई लक्षण हो सकते हैं, ये भी उनसे जानेंगे। और हमें अपने सामान्य अपनी आंखों की सेफ्टी के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, ये सब हम उनसे सुनेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए कार्यक्रम शख्सियत। शालिनी मैम, शख्सियत के इस कार्यक्रम में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका मुझे पता है कि कार्यक्रम इस समय बहुत व्यस्त रहता है और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग अपनी जान पर खेलकर किस तरीके से मरीजों के लिए काम कर रहे हैं दिन रात। थोड़ा सा बिकॉज आपका आइज का स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, तो क्या हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि एक आम आदमी को, बिकॉज एक आम आदमी इस वैश्विक महामारी कोरोना जो कोविड-19 है उसको लेकर के बहुत डरा हुआ है और वो समझ नहीं पाता है कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है। तो क्या आंखों से रिलेटेड भी ये प्रॉब्लम, इसके कोई लक्षण हो सकते हैं? आदित्य जी, मेनी थैंक्स। और सबसे पहले मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो कोविड महामारी है, पैंडेमिक है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोगों को बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसका कि एज ऑफ नाउ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम अगर इससे बचना चाहें तो वो पॉसिबल है। और हम सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम, जैसा आपको सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, अगर हम प्रॉपर मास्क का यूटिलाइजेशन करें, साथ में अगर हम हैंड वॉशिंग को प्रॉपरली अगर एग्जीक्यूट करें, तो इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। जो सेकंड पार्ट आपने पूछा आई से रिलेटेड कि क्या आई के सिम्टम्स पॉसिबल हैं, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशंस हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कि सबसे पहले आई में प्रॉब्लम हुई और उसके बाद ये बीमारी कोविड से वो पॉजिटिव पाए गए। तो इसमें जो प्रमुखतः जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं
उसमें एक तो आंखों का लाल हो जाना, दूसरा आंखों से पानी गिरना, तीसरा आंखों में सूजन आ जाना, जो आंखों का वाइट पार्ट होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और कभी कभी चिपचिपा तरल भी निकलता है। तो अगर इस प्रकार के कोई भी लक्षण आपको बुखार के साथ आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको केयरफुल हो जाना चाहिए कि ये कोविड-19 के लक्षण की शुरुआत हो सकती है। अगर आंखों का जैसे आपने बताया लाल होना या उसमें कुछ तरल पदार्थ निकलना, उसके साथ में बुखार भी होगा या खाली अगर इस तरीके के लक्षण भी हैं तो वो भी कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं? नहीं, उसके साथ में बुखार भी होता है और बाद में फिर धीरे धीरे सांस की दिक्कत भी हो सकती है। तो केवल आंखों में रेडनेस हो जाना ये कोविड के लक्षण नहीं है, लेकिन उसके साथ में जैसे एक वायरल फीवर में प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब भी होने लग जाता है। अभी तो मैम जो अब आजकल लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे मरीजों में इसके लक्षण भी नहीं मिल पा रहे हैं और वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में एक आम आदमी अपने आप को कैसे प्रिक्योर कर पाएगा, कैसे सेफ कर पाएगा कि वो उसको कोविड का कोई इन्फेक्शन नहीं है? वो कब जाए जांच कराने के लिए? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आपको कांटेक्ट की हिस्ट्री है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिनको कि ऑलरेडी बीमारी है, या वो किसी और के संपर्क में आए जिनको कि ऑलरेडी कोविड था और आप उनके संपर्क में आ गए, तो अभी तक अच्छी बात यह है कि संपर्क के साथ ही ये बीमारी आ रही है। तो सपोज आपने किसी के कांटेक्ट में आए और उनको पॉजिटिव था, तो ऐसी स्थिति में आपको ज़रूर जाना है आपके जो भी शहर में कोविड सेंटर है वहाँ पर, और आपको अपना चेकअप कराना है। ये आपको नहीं डिसाइड करना है कि आप इसका चेकअप कराएं या आप इसका टेस्ट कराएं, बट वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो आपको चेकअप करेंगे, वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे, और अगर वो उनको ठीक लगता है तो फिर वो आपका सैंपल लेके टेस्ट के लिए भेजते हैं। ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये अगर कोई व्यक्ति अपने आप से जाता है कि भाई मुझे ये लक्षण लग रहे हैं या मुझे ऐसा डर है, तो क्या उसका टेस्ट भी किया जा सकता है या वो भी डॉक्टर्स ही डिसाइड करेंगे कि इसको टेस्ट करना है या नहीं? देखिए, पहले तो सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, दूसरा अगर कहीं कांटेक्ट की हिस्ट्री है, तीसरा अगर कहीं से वो आ रहे हैं, जैसे ट्रैवल की हिस्ट्री है, कहीं बाहर किसी जगह से आ रहे हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें डॉक्टर्स पूछते हैं। और मेरी ये आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप उनका सही सही बातें बताएं। कोशिश ये करें कि कोई भी बात छुपाएं नहीं, जैसा कि कई बार रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर आप सब चीज़ें सही सही बताते हैं तो उसके क्राइटेरिया हैं, और उसके हिसाब से ही डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या आपको टेस्ट की ज़रूरत है, और अगर है तो वो ज़रूर कराते हैं। मैम, आप तो आईज में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज कानपुर में, और एमएसपी हैं, डीएनबी भी हैं, और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं अपने टाइम के। तो इस समय का ये जो पीरियड होता है, एक आँख के नॉर्मल केसेस भी बहुत बढ़ते हैं जब गर्मी की शुरुआत होती है। तो अब आज अगर वो उस किसी पेशेंट को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो ठीक है, वो कोविड से रिलेटेड ना हो, तो उसको डॉक्टर किस तरह से अवेलेबल हो सकते हैं या उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस समय थोड़ा मौसम भी चेंज होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस बहुत कॉमनली मिलने लग जाते हैं। तो इसके लिए आप जैसा देख रहे हैं हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और हमारे यहाँ भी GSVM मेडिकल कॉलेज में शासन के सहयोग से और प्रिंसिपल मैडम के सहयोग से टेलीमेडिसिन OPD स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें कि फ़ोन के द्वारा पेशेंट्स को उनको जो भी तकलीफ है वो बता सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही इमरजेंसी सब जगह ऑन है, तो अगर किसी भी पेशेंट को कोई ऐसी अचानक से तकलीफ होती है जो उसको ज़्यादा दिक्कत दे रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारी इमरजेंसी ऑन है। वहाँ पर डॉक्टर्स टर्न बाय टर्न पोस्टेड रहते हैं और उनसे संपर्क करके वो अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल करा सकते हैं। तीसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि हमेशा आंखों में लाली आ जाना कोविड का लक्षण नहीं है, ये बहुत ध्यान देने की बात है। तो अगर आपकी आंखों में रेडनेस हो गई है, इसका मतलब वो केवल कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, केवल एलर्जी भी हो सकती है, तो उससे इतनी डरने की बात नहीं है। आप निश्चित तौर से आके डॉक्टर से मिलिए, इमरजेंसी ऑन है, टेलीमेडिसिन ऑन है, वहाँ आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और आपको उसी हिसाब से
बताया भी जाएगा कि आपको वाकई कौन सी प्रॉब्लम हो रही है और उसका क्या इलाज है। मैम, आपका कॉर्निया में तो स्पेशलाइजेशन है और आपने कुछ एक स्पेशल टेक्निक भी की थी जो मुझे पूरी जानकारी नहीं है। आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए कि कॉर्निया की एक तो ट्रांसप्लांटेशन किस तरीके से होता है, हम किस तरह से कॉर्निया अरेंज करते हैं और किन पेशेंट को हम कॉर्निया लगाते हैं, और क्या इस समय पर जब हम कोविड के संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, क्या इस टाइम पर सर्जरी पॉसिबल है? देखिए, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हम लोग यहाँ पर रेगुलरली कर रहे हैं और 2009 में जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद आई बैंक स्टार्ट किया। 2010 से आई बैंक स्टार्ट हो गया था और कॉर्निया लेने के लिए हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है और हम लोग ये ध्यान रखते हैं 6 घंटे के अंदर कॉर्निया ज़रूर रिट्रीव कर लें, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कॉर्निया की 6 घंटे तक रहती है। लेकिन कुछ केसेस जैसे इन्फेक्शन के केसेस हैं जहाँ पर आँख को सेव करने की बात है, तो वहाँ पर 10 से 12 घंटे के अंदर भी ली गई कॉर्निया यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग स्पेशली विंटर्स में कॉर्निया क्वालिटी बेटर रहती है, तो 10 से 12 घंटे तक भी हम लोग खासतौर से विंटर्स में कॉर्निया ले लेते हैं। उसके लिए जहाँ भी मृत्यु व्यक्ति है वहाँ से जब भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे हमारी टीम जाती है और कॉर्निया कलेक्ट करके लाती है। हमारे पास में एक पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें कि पेशेंट्स वेटिंग लिस्ट में रहते हैं और उसी के हिसाब से वेटिंग लिस्ट के हिसाब से और ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो दोनों आंखों से ब्लाइंड पेशेंट है उनको प्रेफरेंस दी जाती है और फिर वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है, ये किस उम्र के व्यक्ति तक ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है? ये ट्रांसप्लांटेशन हर उम्र के व्यक्ति में पॉसिबल है। इनफैक्ट बच्चों से लेकर बड़ों तक ये संभव है। 90 इयर्स का भी अगर पेशेंट है, उनकी कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। 90 इयर्स के एज में भी ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और अगर 90 इयर्स का है और उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो उसमें भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं और उनको उससे डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। मैम, एक मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, कोई एक स्पेशल टेक्निक है, एक कॉर्निया हम लोग कितने लोगों में यूज़ कर पाते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि हमारी कॉर्निया 5 लेयर्स से मिलके बनी रहती है। तो अगर कॉर्निया के किसी एक लेयर में प्रॉब्लम है, जैसे अगर आगे की लेयर्स में प्रॉब्लम है, तो हम लोग केवल आगे का कॉर्निया हटाते हैं और जो डोनर कॉर्निया, जो दान हुई कॉर्निया मिली हुई है, उससे केवल आगे का कॉर्निया निकाल के उसमें लगाते हैं। तो इस प्रकार से कॉर्निया को विभाजित करके पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के प्रोसीजर को लैमेलर केराटोप्लास्टी कहते हैं, जो 2 प्रकार का हो सकता है, एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी और पोस्टीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में डीसेक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एक ही कॉर्निया जब हम 2 से 3 पेशेंट्स में यूज़ करते हैं तो हम कम कॉर्निया ज़्यादा पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से पेशेंट्स को उसका बेनिफिट मिल जाता है। आपके पास में जो कॉर्निया आते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी आईज डोनेट करना चाहता है, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर आई बैंक भी है, आई बैंक भी है, तो उसको अपना डोनेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर किससे संपर्क करना होगा जिससे कि वो जाकर के अपनी आईज डोनेट कर सके? यहाँ पर हमारे पास आई डोनर्स के फॉर्म अवेलेबल हैं, तो आप आके आई डोनर का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें साथ में विटनेस का सिग्नेचर भी कराना होता है। उसके पीछे मंशा ये होती है कि आपके फैमिली मेंबर्स, उनको भी खबर रहे कि आपकी ये इच्छा है कि आप मृत्यु के पश्चात आँखों को डोनेट करें। तो आप विटनेस का साइन करा के फॉर्म हमारे पास जमा करते हैं, तो हमारे पास से आपको आई डोनर कार्ड मिलता है, जो आपको अपने पर्स में जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड रखते हैं वैसे रखना होता है। और क्योंकि आपको पता है कि ये मृत्यु के उपरांत ही पॉसिबल है, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं और जब आपकी मृत्यु के पश्चात फैमिली मेंबर्स ही हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी इच्छा थी और आप आके इनका आई ले लीजिए, तो फिर हमारी टीम जाती है और लेती है, वो आईज लेकर के आती है। तो हमारे पास में कॉर्निया यहाँ पर अभी आज की तारीख में, जैसे साउथ में
कुछ ऐसा वो है, शायद श्रीलंका गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी किया हुआ, मेरी जहाँ तक कुछ जानकारी है कि वहाँ पर आई डोनेट करना कंपल्शन है। हमारे पास में आईज के जो डोनेशन है वो लगभग कितनी संख्या में रहते हैं? लोग आईज डोनेट करते हैं क्या? शुरू में ये काफ़ी प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की। शुरू में आई डोनेशंस काफ़ी कम होते थे और मैं आपको बताऊं कि पूरे साल में हम लोगों ने खाली 18 कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया था 2010 में जब स्टार्ट किया था। बट अब ग्रेजुअली बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए, लोग मोटिवेट हुए ये देखकर कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट से पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज की तारीख में ऐसे है कि साल में 180 कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। 180 एक साल के अंदर? अगर एक नॉर्मल पेशेंट है जिसका कि कोविड से कोई लेना देना नहीं है, उसको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, जो कि रेगुलर अभी तक इस ये जो आपका लॉकडाउन हुआ इससे पहले तक अपने डॉक्टर के संपर्क में थे वो पेशेंट और कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो रहे थे, तो क्या उनका ऑपरेशन इस संक्रमण काल में किया जा सकता है? जैसा कि आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी आ गई है कि सारे जितने भी ऑपरेशंस जो नॉन एसेंशियल हैं, जो इमरजेंसी नहीं है, वो सब इस समय रोक दिए गए हैं। और कैटरैक्ट का ऑपरेशन एज ऑफ नाउ कोई इमरजेंसी अगर नहीं है तो फिर उसको अभी नहीं करना है। लेकिन सपोज अगर कैटरैक्ट की वजह से उसको कुछ और समस्या हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा जब कैटरैक्ट पक जाता है तो उसकी वजह से ग्लोकोमा बनने लगता है, ऐसी अगर कोई समस्या पेशेंट्स को हो रही है तो उनका ऑपरेशन ज़रूर किया जाएगा। लेकिन उसके साथ में उनका टेस्ट कराकर, गवर्नमेंट की एडवाइजरी है कि उनका कोविड का टेस्ट ज़रूर कराया जाए। साथ में जो भी टीम डॉक्टर्स की वो सर्जरी करेगी वो फुल प्रिकॉशन लेगी, पीपीई वगैरह सब पहन के ही ऑपरेशन होगा। मैम, अभी हम लोग बात कर रहे थे कैटरेक्ट की, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। कुछ ग्लोकोमा के पेशेंट्स हैं जो कि अभी तक आप किसी भी अपने फैमिली डॉक्टर के या आईज के डॉक्टर के संपर्क में थे और दवाइयाँ आईज में डाल रहे थे। अब चूंकि लॉकडाउन हो गया, वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, अपने डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं या उनसे कंसल्टेंसी उसको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? उनको वो दवाइयाँ कंटिन्यू करनी चाहिए या किस तरह से उनको करना चाहिए? देखिए, ग्लोकोमा की बीमारी जैसा हम सभी जानते हैं, उसकी दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी चलानी होती हैं। तो अगर आप जो भी दवाइयाँ चला रहे थे जिससे आपकी आंखों का प्रेशर कंट्रोल था, तो बेस्ट यही है कि वो आप सेम मेडिसिन कंटिन्यू ज़रूर रखें और बिना डॉक्टर्स की परामर्श के उसको किसी भी हाल में बंद नहीं करना है। लेकिन अगर आपको इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए और अकॉर्डिंगली अपनी मेडिसिन चेंज करिए। अपने आप मत चेंज करिए, आपको वो मेडिसिन ज़रूर डालनी। जिस प्रकार से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आप रोज़ खाते हैं, वैसे ही आंखों के प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ आपको रोज़ आंखों में डालनी है। मैम, आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, मुझे पता है, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक आखिरी बात, आप हमारे दर्शकों से आज इस वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सजग रहें, केयरफुल रहें और अपने साथ साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचाएं। सेंस ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकलना पड़े तो पूरी प्रिकॉशन के साथ निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगा कर जाएं और जब घर लौट कर आएँ तो अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अपने जो आपके क्लॉथ्स हैं उनको, कपड़ों को भिगो कर रख दें और 4 घंटे के बाद उनको वॉश करें और स्वयं भी पूरी तरह से साफ़ सुथरे होके स्नान करके टेक बाथ, सो दैट कि आपको ना इन्फेक्शन हो ना ही आपके घर वालों को इन्फेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने इतना समय निकाला। शख्सियत टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर शालिनी मोहन जी। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात कराएंगे उत्तर प्रदेश की एक नई शख्सियत से। तब तक आप अपने घरों पर रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम शख्सियत। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।